माइक चेक। ये क्या है? वही करंट बिट रेट कम किया ना, तो उसकी वजह से वो इसमें ये भी इतनी क्वालिटी और क्वालिटी है 7 बढ़ाओ। यार वो कल ना हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है? क्या हाल है? क्या हाल है? क्या हाल है? डिविडेंड हो गया? हाँ सर, मेरा हो गया। आप, मेरा तो हो गया, आपका? क्वेश्चंस किए घर जाके ऑनलाइन वालों? सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड सेक्शंस बताना है डिविडेंड का। प्रशांत नालायक कहीं का। हाँ बताऊंगा। सुनो, घर जाके किसका किसका क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके हुआ डिविडेंड का? किसका किसका डिविडेंड का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके हुआ? अच्छा सुनो, तुम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर दे रहा हूं। तुम अभी एग्जाम ओल्ड कोर्स में दे रहे हो कि न्यू कोर्स में दे रहे हो? न्यू कोर्स में। तो तुम लोगों को समझना पड़ेगा, ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स में आईसीआई ने पेपर का पैटर्न बदल दिया है। अगर अभी आप 2008 2009 पुराने प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस करोगे तो उसमें किसी का भला नहीं होने वाला। ठीक है, तो उसको लेकर के परेशान मत होना। अगर आप किसी ऑथर की बुक यूज कर रहे हो जिसमें कोई ऐसी क्वेश्चन है तो उसको, उसका अटेम्प्ट देख लो। अटेम्प्ट देखने के बाद क्वेश्चन पढ़ के देख लो, आसान लग रहा है क्या? अगर आसान लगा, समझ आया तो ठीक है, एक बार पढ़ लेने का। पर अगर आसान भी नहीं लग रहा है, समझ भी नहीं आ रहा है और कॉन्सेप्ट्स भी पुराने हैं, उसको ऐसा काट देने का। ठीक है ना? आईसीआई मॉड्यूल को पता है वो क्वेश्चन है, आईसीआई मॉड्यूल ने आईसीआई ने पूरा पुराने अटेम्प्ट का जितना भी पेपर था उससे वो नहीं रेफर करते। उनका पूरा टारगेट मई 2018 और उसके बाद के क्वेश्चंस आरटीपी एमटीपीज है। ठीक है, जो इसीलिए हमारे क्वेश्चन बैंक में, अगर आप, मेरे को बहुत सारे लोग पूछते हैं सर बाकी ऑथर्स के बुक में 400 प्लस क्वेश्चन है, आपके ऑथर के, आपके बुक में 320 क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि मैंने बोला हमारा कोर्स न्यू कोर्स का है, ओल्ड कोर्स का कुछ भी कैरी ओवर उसमें नहीं हो रहा है। तो ना ही आपको उसमें अमेंडमेंट का टेंशन लेना है कि भैया कुछ अमेंडमेंट हुआ है क्या, ना ही आपको ये टेंशन लेना है क्वेश्चन रेलिवेंट है कि नहीं, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन बैंक में है तो वो डेफिनेटली रेलिवेंट है। समझे? ओके सर, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ मेरा हो गया सर। क्यों, सीए है क्या तू? ओके चलो भाई शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी अ स्मॉल चैप्टर, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। आप लोगों के लिए एक बहुत खुशखबरी है, कल मेरी क्लास नहीं रहेगी। यस, विशाल सर की क्लास 3 घंटे रहेगी, या 3.5 घंटे या 4 घंटे। एक और खुशखबरी है, परसों विशाल सर की क्लास नहीं रहेगी, मेरी क्लास रहेगी 3 घंटे 3.5 घंटे के। और आपको पता है 3-3.5 घंटे में क्या किया जा सकता है? 3-3.5 घंटे में 10 से 12 मार्क का एक चैप्टर, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो तुम्हारे लिए दर्द बन सकता है, उसको हम खत्म कर सकते हैं एकदम आराम आराम से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर आपको? उसके लिए 2 चीजें कर सकते हो। या तो आज और कल में मिला के तुम मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। जैसे ही मैंने बोला मेरे अंदर से आवाज आ गई, पढ़ ही रखे हो तुम, ठीक है, पढ़ रखे हो तुम, रहने दो। एक काम बस कर सकते हो, वो कर लेना, पेज पलटाना है अपने को एक बार क्लास के पहले। तो मेरा जो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का है, पहले से एक रिवीजन वीडियो बना हुआ है पूरे 1 आवर 45 ऑड मिनट्स में, मतलब मैक्सिमम 2 घंटे में। वो 2 घंटे का रिवीजन वीडियो जो है वो पूरा पूरा देख लेना। वो बहुत स्पीड है। वो स्पीड क्यों है? क्योंकि वो बना हुआ है फ्रॉम योर लास्ट डे रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू। जब आप एग्जाम के पहले रिवाइज करोगे तो उसको पढ़ना, एक सेक्शन सुनना, फिर उसके बाद पॉज करके वो सेक्शन एक बार समरी नोट से पढ़ लेना, फिर सुनना, फिर समरी नोट से पढ़ लेना। इससे होगा क्या? इससे तुमको एक बार तो यू विल गो थ्रू द थिंग्स, उसके बाद जब मैं क्लास में बताऊंगा तो आप लोगों को ज्यादा जल्दी ग्रिप आएगा। अगर परसों सुबह आप लोग क्लास में आए, सबसे पहला सवाल ये होगा कौन कौन पढ़ के आया है। जो पढ़ के आया है वो एक तरफ बैठेगा, जो पढ़ के नहीं आया है वो दूसरी तरफ बैठेगा। पढ़ के जो आया है उसके हिसाब से रिवीजन करवाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारी बारीकी है। अगर वो बारीकी तुमको याद नहीं होंगे ना तो तुम रिवीजन ले ही नहीं पाओगे। ठीक है, बाकी सब चैप्टर्स में तो चलो वेरी गुड कॉन्सेप्ट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, डिविडेंड, ये सारा कॉन्सेप्ट है। पर मैनेजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्टल बैलेट करो, स्क्रूटिनाइजर अपॉइंट करो, ये सारे बहुत सारी छोटी छोटी बारीकी है। तो आपको क्या करना है? पढ़ के आना है। चलो सर शुरू करें। ओके,
रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस इन द नेक्स्ट 45 टू 50 मिनट्स। उसके बाद मैं आपको डिविडेंड के इंपॉर्टेंट सेक्शंस, 4 ही तो सेक्शन है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट सेक्शन, और डिविडेंड की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा दूंगा। आ जाएगा कैमरा वापस, रुको, आ गया। सुनो 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 सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। हम पढ़ने वाले हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। सर ये चैप्टर, ये जो चैप्टर है 2 मार्क्स से लेकर के 4 नंबर के बीच में आता है, और जब आता है तो मजेदार एकदम मार्क्स आपके जेब में आते हैं, कोई टेंशन नहीं है। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस शुरू होता है सेक्शन 77 से और खत्म होता है सेक्शन 87 पे। शुरू होता है 77 पे, खत्म होता है 87 पे। इसमें सर चार्जेस मतलब क्या होता है, ये चैप्टर किस बारे में बात करता है समझना। चार्ज मतलब क्या होता है, चार्ज मतलब अगर हम कोई लोन ले रहे हैं तो उसके बदले में अगर हम कोई सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो वो जो असेट जिसको हमने एज अ सिक्योरिटी दे रखी है उसको हम कहते हैं हमने चार्ज क्रिएट किया है। तो मान लो अगर मेरे पापा लोन लेने गए थे बैंक में, बैंक ने बोला ऐसे लोन नहीं देंगे, कुछ गिरवी दो, तो पापा ने घर गिरवी रखवा दिया, मां के कंगन गिरवी रखवा दिए। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे सिक्योरिटी होते हैं। इसको कहते हैं हमने घर पे मां के कंगन पे क्या रखवाया है, चार्ज क्रिएट करवाया है। तो ये जो चैप्टर है ना दोस्त, ये चैप्टर ये नहीं बोलता है चार्ज क्रिएट कब करना, चार्ज क्रिएट कैसे करना, ये सारी चीजें नहीं बोलता है। ये सिर्फ एक ही चीज बोलता है कि अगर तुमने चार्ज क्रिएट कर दिया है ना, क्यों किया है, किससे पूछा, किसका अप्रूवल, एसआर ओआर नहीं फर्क पड़ता हमको, अगर कर दिया है ना तो उसके बाद जाकर के रजिस्टर करवा लेना, वो इस चैप्टर का मतलब है। इसलिए चैप्टर का नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, ना कि क्रिएशन ऑफ चार्ज। तो क्रिएशन वाला पोर्शन हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। तो कहां से पता चलेगा सर क्रिएशन वाला पोर्शन, जब हम डिबेंचर पढ़ेंगे सेक्शन 71, जब हम डिपॉजिट पढ़ेंगे सेक्शन 73, वो रेस्पेक्टिव सेक्शन में लिखा हुआ है कि चार्ज क्रिएट करोगे तो कैसे क्रिएट करोगे, क्या करोगे, वो सारी चीजें लिखी हुई है। अब सर चार्ज का डेफिनेशन क्या है, चार्ज डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 16 में। प्लीज मेरे साथ अपने नोट्स खोल लो और नोट से इसको पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें। सुनो मेरी बात, चार्ज का डेफिनेशन दिया हुआ है 2 क्लॉज 16 में। चार्ज मतलब क्या, ध्यान से सुनना। चार्ज मतलब एनी इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड ऑन एनी असेट और प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंपनी और अंडरटेकिंग और बोथ एज अ सिक्योरिटी इज कॉल्ड एज चार्ज। सर आप ही कर लो, आप ही याद कर रहे हो, हमको थोड़ी याद करा रहे हो। सुनो तो सही, क्या कर रहे हो तुम, इंटरेस्ट या लियन क्रिएट कर रहे हो। किस चीज पे क्रिएट कर रहे हो, कंपनी के असेट्स या कंपनी के प्रॉपर्टी पे, कंपनी के या कंपनी के किसी अंडरटेकिंग के, मतलब कंपनी का खुद का नहीं, कंपनी का कोई सब्सिडरी है, कंपनी का कोई ब्रांच है, उन लोगों का क्या कर रहे हो, असेट का असेट को आप एज अ सिक्योरिटी दे रहे हो। एज अ सिक्योरिटी जब आप देते हो ना तो उसको हम क्या कहते हैं, चार्ज। तो चार्ज के 3 पार्ट्स है सर। पहला, एन इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड ऑन दी प्रॉपर्टी और असेट, ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा दोस्त, property or asset of the company or its undertaking as a security is called as charge and it includes mortgage. It includes mortgage मतलब सर इन्होंने क्लैरिफिकेशन के लिए बोल दिया कि जो mortgage होता है ना वो भी चार्ज में आता है। अब सर इसमें क्लास में हम यूजुअली पढ़ते हैं प्लेज क्या होता है, हाइपोथिकेशन क्या होता है, मॉर्गेज क्या होता है, ये सारी चीजें अभी रेलेवेंट नहीं है क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, रिविजन के लिए नहीं। तो आपको चार्ज का डेफिनेशन याद हुआ सर। सेक्शन 2 कहां लिखा हुआ है, 2 क्लॉज 16। 2 क्लॉज 35 में क्या लिखा हुआ था सर, बोल स्वानंद कहां है, क्या 2 क्लॉज 35, डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। 2 क्लॉज 60, चलो थोड़ा आसान आसान पूछते हैं। 2 क्लॉज 85 स्मॉल कंपनी। 2 क्लॉज 87 सब्सिडरी कंपनी। 2 क्लॉज 68 प्राइवेट कंपनी। तो तुमको क्या लगता है एग्जाम में वो पूछेंगे जो तुमको आता है, हाँ? अरे ये क्या पूछा 2 क्लॉज 16, 2 क्लॉज 62 पूछना। क्या है 2 क्लॉज 62? ओपीसी, ओपीसी 1 पर्सन कंपनी, ठीक है। ओके गाइस चलो, अब मैं आपको बोल रहा था चार्ज 2 तरह का होता है, एक होता है फिक्स चार्ज, एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। ये तो तुमको अभी हलवा लगेगा। सर फिक्स चार्ज क्या होता है, फिक्स चार्ज मतलब आपने अभी अपने किसी स्पेसिफिक असेट पे चार्ज क्रिएट कर दिया। द कीवर्ड इज स्पेसिफिक असेट, जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, या फिर कोई भी प्रॉपर्टी हो गई, कार हो गया, इस पे आपने चार्ज क्रिएट कर दिया, ये हो गया फिक्स चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल के तौर पे अंडरस्टैंड कर लो। अगर बिग बाजार है, बिग बाजार का एक आउटलेट है यहाँ पे पुणे में, उसको चाहिए था लोन एसबीआई से, एसबीआई से लोन मांगा तो एसबीआई ने बोला मेरे को कुछ सिक्योरिटी दे। तो बिग बाजार ने क्या किया, बोला मेरा ये पूरा स्टोर तू एज अ सिक्योरिटी ले ले। ये स्टोर में माल आएगा, माल मतलब गुड्स, ठीक है, माल आएगा और माल जाएगा, वो नहीं रुकेगा, लेकिन ये जो पूरा स्टोर है ना, इसको आप एज अ सिक्योरिटी ले लो। तो सर ये वाला जो चार्ज हुआ है ना, ये फ्लोटिंग चार्ज हुआ है। क्यों? क्योंकि अंदर जो असेट्स है वो रोज बदल रहे,
अरे तुम जो भी उसमें जो बिग बाजार में सब्जी रखी है, दूध रखी है, वो तो बिक रहा है, रोज नया आ रहा है, पर आपका असेट फिक्स्ड है क्या? नहीं। तो आपका असेट मूव हो रहा है, सेल हो रहा है, तो ये जो चार्ज होता है इसको कहते हैं फ्लोटिंग चार्ज। तो फिक्स्ड चार्ज इज ऑलवेज ऑन अ स्पेसिफिक असेट एंड फ्लोटिंग चार्ज इज ऑलवेज ऑन अ असेट व्हिच कीप्स ऑन मूविंग और कीप्स ऑन चेंजिंग। उसके बाद सर एग्जांपल लिखा हुआ है। फिक्स चार्ज का क्या एग्जांपल है? लैंड एंड बिल्डिंग, ऑफिस प्रीमाइसेस, मशीनरी। एग्जांपल क्या है? मटेरियल, रॉ मटेरियल, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स एटसेट्रा। जैसे कि डेटर्स हो गए, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लोन लेने गया और रिलायंस को बोला लोन तू सिक्योरिटी दे भाई, तो रिलायंस ने बोला मेरा 10 करोड़ का डेटर है, वो तू एज अ सिक्योरिटी ले ले, तो वो 10 करोड़ का डेटर में से कोई पे करके जाएगा, मान लो 1 करोड़ देके गया, तो वो भी आप रख लोगे। और नया सेल किए तो नए डेटर्स जनरेट हुए, तो आपका डेटर्स कम ज्यादा होता रहेगा, पर डेटर्स एज अ होल आपने क्या दे रखा है? एज अ सिक्योरिटी, तो उसको कहते हैं फ्लोटिंग चार्ज। अब सर मेरे को एक बात बताओ, फिक्स चार्ज में मान लो मैंने अपना लैंड एज अ चार्ज दे दिया है, क्या मैं अपना लैंड फिर बेच सकता हूं? कायदे से मैं नहीं बेच सकता, पर कभी कभी क्या होता है हम सामने वाले के अप्रूवल से बेच सकते हैं, पर कायदे से नहीं बेच सकता। पर मेरे को एक बात बताओ, मेरा बिग बाजार का स्टोर है, मैंने पूरा स्टोर को ऐसा चार्ज क्रिएट कर दिया है, अभी उसमें दूध के पैकेट्स रखे हुए हैं, क्या मैं बेच सकता हूं? बिल्कुल बेच सकते हो, क्यों नहीं बेच सकते? तो फ्लोटिंग चार्ज में द असेट्स कैन बी सोल्ड एंड कैन बी बॉट, बट फिक्स चार्ज में असेट जो है वो मूव नहीं होता है। और उसके बाद फिक्स चार्ज जो है सर, फिक्स चार्ज कब क्लीन हो जाता है? जब आपने पूरा रीपेमेंट कर दिया पैसे का, तब आपका फिक्स चार्ज रिलीज हो जाता है। इसको हम कहते हैं सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, चार्ज को भी सैटिस्फैक्शन की जरूरत है, सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, ठीक है। उसके बाद सर फ्लोटिंग चार्ज के बारे में एक कॉन्सेप्ट सुन लो, आपने कुछ सुना है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज? क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या? पुख्ता, मतलब क्या? फिक्स हो जाना। फ्लोटिंग चार्ज एक पॉइंट पे फिक्स चार्ज बन जाता है। कैसे? अगर बिग बाजार ने अपने पूरे स्टोर को चार्ज में क्रिएट कर रखा था, पर बिग बाजार ने अगर मान लो डिफॉल्ट कर दिया, तो आकर के बैंक बोलेगा स्टैचू, मतलब क्या? ना तुम्हारा कोई सेल होगा, ना तुम्हारा कोई परचेज होगा, पूरा स्टोर जो है वैसा का वैसा फिक्स हो जाएगा। तो सर इसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ अ फ्लोटिंग चार्ज। तो भाई क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज बिकम्स अ फिक्स चार्ज। समझे? आगे बढ़े सर। ये तो बेसिक था, ये तो बेसिक था। अब सर मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, फिक्स चार्ज है, मैं लैंड है मेरा, लैंड मैंने बैंक को दे रखा था, क्या? एज अ चार्ज। अब मैं लैंड बेचने की बात कर रहा हूं, क्या मैं बेच सकता हूं? नहीं। पर मान लो मैंने परमिशन लेके सामने वाले को बैंक लैंड बेच दिया, ठीक है, तो क्या वो लैंड पे अभी भी चार्ज रहेगा? हाँ सर, मतलब चार्ज विल गेट पास्ड ऑन। बट सर मान लो बिग बाजार का स्टोर है, उसमें एक दूध का पैकेट रखा हुआ है, तुम आकर के दूध का पैकेट लेके गए, तो उसके साथ क्या वो दूध के पैकेट का चार्ज भी तुम्हारे पास गया क्या? नहीं। फ्लोटिंग चार्ज में बायर के पास चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है, पर फिक्स चार्ज में चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। समझे? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, इस पे एक क्वेश्चन बना था पहले, अभी न्यू कोर्स में इन्होंने नहीं बनाया, पहले एक क्वेश्चन बना था, इन्होंने बनाया था कि अगर एक स्टोर है, वो स्टोर इन्होंने चार्ज में क्रिएट कर रखा है, तो जो स्टोर था मोबाइल स्टोर था, तो अगर मोबाइल हम आपको बेच रहे हैं, तो वो मोबाइल पे भी क्या चार्ज रहेगा बैंक का? नहीं भाई, एक बार मैंने आपको सेल कर दिया, वो चार्ज फ्री हो गया। अब वो मेरी बात है और मेरे और बैंक के बीच में बात है, बायर का कोई भी उसमें लेना देना नहीं है। अब सर आगे बढ़े, सेक्शन 77 से सेक्शन 87 क्या है आपका? चार्ज का सेक्शन। पहले पढ़ो, फिर लास्ट में मेरे साथ एक बार पूरा सेक्शन 77 से 87 रिवाइज करना। सर सेक्शन 77 क्या है? मैं पहले आपको ब्रॉडर कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला क्रिएशन ऑफ चार्ज, दूसरा सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, और तीसरा मिसलेनियस। पहला, जब आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो, जब आप चार्ज बना रहे हो, तो आपको क्या कंप्लाइंस करना होगा। उसके बाद जब आपका चार्ज सैटिस्फाई हो गया, मतलब क्या? चार्ज कर मतलब आपके लोन का रीपेमेंट हो गया, तब क्या कंप्लाइंस होगा। और उसके बाद क्या है? थर्ड मिसलेनियस, जिसमें छोटे मोटे पॉइंट्स हैं। सर सेक्शन 77 क्या कहता है? मेरी बात सुनो। जैसे ही एक कंपनी चार्ज क्रिएट करती है ना, क्या टर्म से चार्ज किया, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ फर्क एक चीज से पड़ता है, तुमको जाके रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो लॉ क्या कहता है? मेरी बात ध्यान से सुनना। लॉ कहता है जब एक चार्ज क्रिएट होता है ना, लॉ कहता है जब एक चार्ज क्रिएट होता है ना, उसके 30 डेज के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर, अच्छा सुनो, चार्ज का मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं। रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसने लोन लिया, किससे लोन लिया? एक्सिस बैंक से लोन लिया, ठीक है। और लोन के बदले में क्या दिया? एक सिक्योरिटी दिया, सिक्योरिटी एज ए चार्ज दिया। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं यहां पे एक्सिस बैंक जो है वो चार्ज होल्डर है? क्या मैं ये बोल सकता हूं ये बोरोइंग कंपनी है, ये लोन ले रही है, तो ये बोरिंग कंपनी है। तो रिलायंस ने लोन लिया, एक्सिस बैंक के फेवर में एक चार्ज क्रिएट किया। आप समझ लो सिक्योरिटी में क्या दिया? सर उसका जुहू बीच पे ना, मुंबई में जुहू बीच है, जुहू बीच में एक प्रॉपर्टी थी उसकी, वो वाला उसने ऐसे चार्ज क्रिएट कर दिया। तो ये सारे कीवर्ड्स है सर, इसको याद रखना। इसी के बेसिस पे मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। सेक्शन 77 क्या कहता है कि भाई जैसे ही चार्ज क्रिएट हुआ ना दोस्त, उसके 30 डेज के अंदर कंपनी चले जाएगी आरओसी के पास कि आरओसी ये चार्ज को रजिस्टर कर ले। 30 डेज के अंदर कौन जा रहा है सर? बैंक की कंपनी।
Guys, I'm sorry about the camera. Someone else should be sorry to me too. आईफोन बजा. एक सेकेंड गाइस. चलो सुनो सुनो सुनो. सर मैंने क्या बोला, अगर एक कंपनी चार्ज क्रिएट करती है तो चार्ज क्रिएट करते ही उसको आरओसी के पास जाकर के रजिस्टर करवाना पड़ेगा. सर कौन जा रहा है आरओसी के पास? कंपनी जा रही है. कॉन्सेप्ट आराम से समझना, आगे जाके गेम बदलेगा. कौन जा रहा है? कंपनी जा रही है. कंपनी अगर 30 दिन में नहीं जाती है चार्ज को रजिस्टर करवाने, तो नुकसान किसका है सर? चार्ज होल्डर का नुकसान है. क्यों? मेरी बात ध्यान से समझना. अगर मैं एक्सिस बैंक के फेवर में चार्ज दे रहा हूं, वो चार्ज का मतलब क्या है? कल को अगर मैं डेट का रीपेमेंट में डिफॉल्ट कर दूं, तो एक्सिस बैंक वो असेट को बेचेगा और उसके पैसे रिकवर कर लेगा. पर अगर हम चार्ज को रजिस्टर ही नहीं करवा रहे ना, तो एक्सिस बैंक उसको बेच नहीं पाएगा. वो कंपनीज एक्ट फिर उसको मानेगा ही नहीं कि चार्ज क्रिएट हुआ था. क्यों? क्योंकि तुमने रजिस्टर करवाया क्या? नहीं. तो अगर कंपनी 30 दिन में नुकसान नहीं करवा रहे, तो किसका मिस्टेक? कंपनी का. पर नुकसान किसका? चार्ज होल्डर का. तो लॉ ने बोला अगर 30 दिन में नहीं करवा पा रहे हो ना, तो उसके बाद पावर मिल जाएगा चार्ज होल्डर को. चार्ज होल्डर जाकर के आरओसी के पास रजिस्टर करवा लेगा, और आरओसी के पास रजिस्टर करवाने के लिए फीस लगती है. वो फीस जो भी पे करेगा, वो फीस जो है वो कंपनी से रिकवर कर सकता है. बेसिक प्रोविजन. सर मैंने क्या कहा? 30 डेज के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ेगा. नहीं करोगे तो पावर चार्ज होल्डर को भी मिल जाएगा कि भाई तू जा रजिस्टर करवा ले. पर सर ये 30 डेज के अंदर रजिस्टर कौन से फॉर्म में करवाओगे? फॉर्म CHG1 या CHG9. सर दो अलग अलग फॉर्म कैसे? सर अगर डिबेंचर होल्डर के फेवर में चार्ज क्रिएट किया है तो CHG9 लगेगा, पर अदर देन डिबेंचर होल्डर कोई है तो CHG1 लगेगा. मतलब अगर मैंने बैंक से लोन लिया तो मैं कौन सा फॉर्म लेके जाऊंगा? CHG1. अगर मैंने डिबेंचर होल्डर से लोन लिया और उनके फेवर में चार्ज क्रिएट किया तो CHG9. तो सर CHG9 एक बार के लिए छोड़ दो. समझो कंपनी को बोला CHG1 लेकर के तू किसके पास जाना? आरओसी के पास जाना. अब सर जब आप आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाओगे, मान लो 30 दिन में नहीं जा पाए, तो क्या होगा? चार्ज होल्डर के पास राइट्स आ जाएगा. एक और चीज होगी, अगर तुम 30 दिन में नहीं जा पाए ना कंपनी, तुमको और 30 डेज का एक्सटेंशन मिल सकता है. कितने दिन का? और 30 डेज का एक्सटेंशन मिल सकता है. वो 30 डेज में तुम जा सकते हो, लेकिन तुमको कुछ एडिशनल फीस पे करने पड़ेंगे. मतलब क्या? अगर तुम नॉर्मल 30 डेज के अंदर जाते तो तुम 1000 रुपए देते, लेकिन अगर तुम उसके बाद जा रहे हो ना, तो तुमको 1000 रुपया प्लस कुछ एडिशनल फीस, मान लो 5000 रुपया पे करना पड़ेगा. और अगर आप उस समय पे भी नहीं जाते हो ना, तो उसके बाद अगर जाओगे तो आपको एड वैलोरम फीस पे करना पड़ेगा. क्या होता है एड वैलोरम फीस? जीएसटी होता है ना एड वैलोरम फीस. एड वैलोरम फीस मतलब वैल्यू पे डिपेंडेंट, बेस्ड ऑन इट्स वैल्यू. बहुत ज्यादा वैल्यू होगी तो बहुत ज्यादा फीस भरना पड़ेगा. तो समझो अगर तुमने 10 करोड़ का लोन लिया था और वो कह दें कि 10 करोड़ का 0.01% भी तुमको भरना पड़े, तो तुमको करीबन 1 लाख रुपए भरने पड़ जाएंगे. तो इतना ज्यादा फीस हो जाता है अगर तुम समय पे जाकर के रजिस्टर नहीं करवाओ तो लॉ ने पहले क्या कहा? लॉ ने कहा भाई ये तुम्हारा डे 0 है. डे 0 मतलब जिस दिन चार्ज क्रिएट हुआ है. सर चार्ज कैसे क्रिएट होता है? सर चार्ज क्रिएट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट, एक डीड बनता है. मैं बैंक को एक डीड बना के दूंगा कि ये जो मेरी बिल्डिंग है ये तेरे फेवर में मैं क्रिएट कर रहा हूं. जैसे ये डीड बन जाएगा ना, उसके कितने दिन के अंदर कंपनी को जाना है आरओसी के पास? 30. कौन सा फॉर्म लेके? CHG1 और CHG9. अगर 30 डेज में नहीं जा पाया तो फर्दर 30 डेज का एक्सटेंशन. अगर फर्दर और 30 डेज में जाएगा तो क्या पे करना पड़ेगा? नॉर्मल फीस तो पे करना पड़ेगा, साथ में एडिशनल फीस. उसके बाद भी नहीं जा पाया तो एड वैलोरम फीस आपको पे करना पड़ेगा, और उसके बाद आप रजिस्टर करवा सकते हो. लेकिन इसके साथ साथ एक और रास्ता खुल जाएगा यहां पे. किसके लिए? चार्ज होल्डर के लिए. कि चार्ज होल्डर तेरी कंपनी तो नहीं करवा रही है, जाके तू रजिस्टर करवा ले. अब सर जैसे ही चार्ज कंपनी के पास चार्ज रजिस्टर कर लेगा आरओसी, तो आरओसी क्या देगा आपको बदले में? आरओसी आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देगा कि भाई हाँ हम तुम्हारा चार्ज रजिस्टर कर रहे हैं. ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन से फॉर्म में होगा सर? CHG2 फॉर्म में होगा. और समझो कभी कभी क्या होता है, चार्ज का मॉडिफिकेशन भी होता है. मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज मतलब क्या सर? मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ द अंडरलाइंग लोन. अगर मैंने 10 करोड़ का लोन लिया था, ऑनलाइन वाले तुम लोग मेरे को हो सके तो माफ कर देना. हो सकेगा क्या? ये प्रतिद्वंदी
कर रहे हैं क्या? हाँ, बद्दुआ लगाया भाई? गाइस चलो मैं ना अपना ये स्क्रीन में नहीं 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 नहीं, इतनी आसानी से थोड़ी। हाँ, तुम अभी मेरे बिना स्क्रीन देखो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सुनो, मैंने क्या कहा, आप CHG 1 लेकर के किसके पास जाओगे? आप जाओगे ROC के पास। ROC बदले में आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देगा, फॉर्म CHG 2। उसके बाद मैंने क्या कहा, कभी कभी लोन में मॉडिफिकेशन होता है। मान लो रिलायंस ने एक्सिस बैंक से लोन ले रखा था, कितने का? 10 करोड़ का। अब वो लोन 10 करोड़ से हटा करके 12 करोड़ का करना चाहते हैं, 2 करोड़ का और लोन लेना चाहते हैं। उसी लोन में यही वाला जो आपका असेट है, ऐसे सिक्योरिटी क्रिएट करना चाहते हैं, तो कैसे चलेगा सर? तो आपने क्या किया है, आपने बेसिकली अपने चार्ज का मॉडिफिकेशन किया है। अगर आप चार्ज का मॉडिफिकेशन करते हो ना, तो आपको वापस से ROC को बताना पड़ेगा। और ROC को कौन से फॉर्म में बताओगे सर? वही फॉर्म में CHG 1 या CHG 9। और जब ROC को बताओगे तो ROC मॉडिफिकेशन भी रजिस्टर करेगा। अब मॉडिफिकेशन को रजिस्टर करके आपको बदले में क्या देगा? आपको मॉडिफिकेशन को रजिस्टर करके आपको बदले में एक सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन देगा, वो CHG 3 में आएगा। तो सर या तो आपको CHG 2 मिल रहा है या आपको CHG 3 मिल रहा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, ROC के पास आप जब भी जा रहे हो, आप CHG 1 लेके जा रहे हो, बदले में या तो 2 दे रहा है या 3 दे रहा है। 2 कब दे रहा है? जब फ्रेश रजिस्ट्रेशन है। 3 कब दे रहा है? जब मॉडिफिकेशन है। सर याद रहेगा, CHG 1 लेके जा रहे हो, 1 या फिर 9। 1 डिवेंचर के केस में, 9 अदरवाइज। 1 डिबेंचर के केस में, 9 अदरवाइज, करेक्ट ना? अच्छा, उल्टा बोला क्या मैं? ओहो, सो रहे हो क्या? नहीं ना, जग रहे हो ना? ओके सर। अब मैंने क्या बोला, अभी तक मैंने आपको क्या समझाया? क्रिएशन ऑफ चार्ज में आप 30 डेज के अंदर रजिस्टर करवाओगे, 30 नहीं तो फर्दर 30। सर ये जो फर्दर 30 है ना, लॉ ने कैसे लिखा है? चार्ज क्रिएशन के 30 डेज के अंदर रजिस्टर करवा लेना। नहीं अगर करवाओगे तो आपको चार्ज क्रिएशन से 60 डेज तक का टाइम मिलेगा, मतलब एक्सटेंशन तो 30 डेज का ही हुआ। और उसके बाद एड वैलोरम। सर ये जो प्रोविजन मैंने आपको बताया ना, ये 2 नवंबर 2018 के बाद का प्रोविजन है। क्या कहा मैंने? 2 नवंबर 2018 के बाद का प्रोविजन है। उसके पहले पुराने जमाने की सोच में क्या लिखा हुआ था सर? पुराने जमाने में लिखा हुआ था कि 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना, नहीं करवाएगा तो क्रिएशन से तुमको 300 दिन का टाइम मिल जाएगा। अबे ये कोई बात हुई? 30 दिन में करवा लेना, नहीं तो 300 दिन का टाइम मिल जाएगा। 300 मतलब क्या सर? एक्सटेंशन कितने दिन का मिला? 270 डेज का। इनको समझ आया बहुत इलॉजिकल है भाई, इन्होंने हटा दिया और बोले 30 दिन में नहीं हुआ, फर्दर 30 डेज, उसके बाद भी नहीं हुआ, एड वैलोरम फीस पे देना पड़ेगा। अब सर मेरे को एक बात बताओ, रिलायंस ने एक्सिस बैंक से लोन लिया था, बदले में सिक्योरिटी दी थी। अब मान लो रिलायंस ने उस चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाया और 30 दिन में नहीं करवाया, तो पावर किसके पास आ जाएगा? एक्सिस बैंक के पास भी आ जाएगा। अब एक्सिस बैंक ने भी रजिस्टर नहीं करवाया, तो सर व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस? व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस? आई विल टेल यू व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस। सर ये चार्ज कभी था ऐसा मानेंगे ही नहीं हम। कल को अगर कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी ना, और अगर लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, कौन अपॉइंट होगा? लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, तो हम ऐसा ट्रीट करेंगे जैसे कि ये चार्ज कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। एक्सिस बैंक आके बोलेगा लिक्विडेटर को कि भाई मैं ये जुहू वाली प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूं। लिक्विडेटर बोलेगा कौन सी प्रॉपर्टी? कहां है तेरी? दिखा मेरे को, रजिस्ट्रार का रिकॉर्ड नहीं है ना, तो ये प्रॉपर्टी तेरी नहीं है। ही विल डिसओन सच सिक्योरिटी। वो बोलेगा था ही नहीं कोई सिक्योरिटी। एक और बात बताता हूं, एक और कॉन्सिक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर एक कंपनी है, उसने एक्सिस बैंक से लोन लिया, कब? 1 जनवरी को, और उसको भी सिक्योरिटी दी। उसके बाद उसने 15 जनवरी को HDFC बैंक से लोन लिया और उसको भी सेम असेट की सिक्योरिटी दी। और उसके बाद क्या हुआ समझना, ये दोनों को जाके रजिस्टर करवाना था। कहां पे? ROC के पास। CHG 9 में, CHG 1 में रजिस्टर करवाना था। तो रजिस्टर करवाने के लिए आप ROC के पास कब गए? सुनना, एक्सिस बैंक के केस में आप गए 30 जनवरी को, एकदम लास्ट डेट पे, और HDFC बैंक के केस में आप तो 16 जनवरी को ही जाकर के रजिस्टर करवा लिए थे। तो सर क्या आपको एक चीज पता है, कल को अगर एक्सिस बैंक और HDFC बैंक दोनों के पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया, आपने दोनों को पेमेंट नहीं दिया, इससे 10 करोड़ लिया था, इससे भी 10 करोड़ लिया था, दोनों को पेमेंट नहीं दिया, तो क्या होगा? ये असेट बिकेगा, ये असेट बिकेगा। मान लो ये असेट बेच करके 15 करोड़ रुपए आए।
सर आपको एक्सेस को 10 करोड़ देने, एचडीएफसी को 10 करोड़ देने, आपके पास है कितना 15 करोड़। तो सर ये 15 करोड़ किसको जाएगा? पहले एक्सिस बैंक को 10 करोड़ जाएगा, फिर एचडीएफसी को 5 करोड़ आएगा। ऑप्शन 2 एक्सिस बैंक को 5 करोड़ जाएगा, एचडीएफसी को 10 करोड़ आएगा। ऑप्शन 3 दोनों को 7.5 मिलेगा। क्या होगा सर तीनों में से, क्या लगता है आपको? सर चार्ज इज सो इंपॉर्टेंट कि इसने पहले चार्ज रजिस्टर करवाया ना, तो एचडीएफसी बैंक का राइट्स पहले आ गया, एचडीएफसी को पूरा 10 करोड़ मिलेगा, बाद में एक्सिस बैंक को 5 करोड़ मिलेगा। अज्यूमिंग दैट दिस इज नॉट अ पारी पासू चार्ज। पारी पासू चार्ज मतलब क्या? पारी पासू चार्ज मतलब दोनों एक, पारी पासू चार्ज पे मुंह बना रहे हैं। सीए इंटर की पढ़ाई खत्म हो गई तेरी ना, मुंह क्या बना रहे? पारी पासू चार्ज क्या होता है नहीं पता? अरे पारी पासू चार्ज मतलब एट सेम लेवल। अगर मेरी एक क्रेटा है, मैं इसको भी चार्ज पे दे रहा हूं, इसको भी चार्ज पे दे रहा हूं, पारी पासू मतलब क्या? कल को अगर दोनों का बैंक पेमेंट डिफॉल्ट हुआ ना, तो दोनों को एक बराबर पैसा मिलेगा, दोनों एक ही लेवल पे, कोई बड़ा छोटा नहीं है। अनलेस दिस इज अ पारी पासू चार्ज, दिस इज हाउ चार्ज वर्क्स। मतलब जो पहले गया उसको प्रायोरिटी मिलेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो जितनी जल्दी चार्ज रजिस्टर करवा दो उतना अच्छा फायदा। अब तुमको लगेगा सर इसमें एक्सिस और एचडीएफसी का क्या रोल था? इसमें तो पूरी गलती तो कंपनी की थी, कंपनी जाकर के एक्सिस बैंक का, तो क्यों डील कर रहे हो तुम कंपनी के साथ? तो इसलिए बैंक्स क्या करते हैं, प्रैक्टिकली बैंक्स क्या करते हैं, प्रैक्टिकली बैंक्स जो है पैसा डिसबर्स करने के पहले बोलते हैं जा चार्ज रजिस्टर करवा के, वो चार्ज रजिस्टर करवा के आता है, फिर ही आप पैसा डिसबर्स करते हो, वरना आप पैसा डिसबर्स नहीं, लोन अप्रूव कर देते हो पर पैसा नहीं डालते उनके अकाउंट में। समझे? ओके, समझे समझे समझे, आगे बढ़े। चलो सर अब एक बार पढ़ लेते हैं। आई थिंक ब्रॉडली बहुत सारे पॉइंट्स हमारे कवर हो गए, आगे की चीजें पढ़ते हैं। सेक्शन 77 और 78 खत्म भी हो गया। सुनो सर, सेक्शन 77 क्या है? मैं कीवर्ड्स पढ़ रहा हूं, कीवर्ड्स पढ़ना मेरे साथ। सेक्शन 77 ड्यूटी टू रजिस्टर्ड चार्जेस, चार्ज टू बी रजिस्टर्ड कौन करेगा सर? एवरी कंपनी क्रिएटिंग अ चार्ज टू रजिस्टर बाय फाइलिंग अ फॉर्म CHG1 और CHG9 इन केस ऑफ डिबेंचर्स विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस। अब सर एक बात बताओ, सिंपल सी बात सुनो मेरी तरफ। सर चार्ज जब हम क्रिएट करते हैं, अगर मैं रिलायंस से अगर रिलायंस लोन ले रहा है तो बदले में चार्ज क्रिएट करेगा, तो टैंजिबल एसेट पे करेगा कि इनटैंजिबल एसेट पे भी कर सकता है? सर चार्ज किसी पे भी क्रिएट कर सकते हो, पर आप पढ़ोगे मेरे साथ आगे चल के कि डिपॉजिट्स और डिबेंचर्स जब आप लेते हो तो उसमें सिर्फ आप टैंजिबल एसेट्स दे सकते हो, इंटैंजिबल नहीं दे सकते। बट अदरवाइज इन जनरल जब चार्ज क्रिएट करते हो ना, लॉ कहते हैं तेरे को टैंजिबल देना है, इंटैंजिबल देना है, हमको फर्क नहीं पड़ता। सर इंडिया में एक प्रॉपर्टी है, उसको तो सिक्योरिटी दे दिया चलता है, इंडिया के बाहर एक प्रॉपर्टी है, उसको भी सिक्योरिटी दे सकता हो क्या? हाँ, तुम वो सब करो, हमको क्रिएशन ऑफ चार्ज से फर्क ही नहीं पड़ता, हमको एक ही चीज से फर्क पड़ता है, जो भी क्रिएट किया है उसको रजिस्टर करवा दे। अब सर रूल 3 एक वेरिफिकेशन का पॉइंट है, सिंपल सा पॉइंट है, सुनना। सर जब एक चार्ज क्रिएट होता है तो उसको वेरीफाई करना पड़ता है कि भैया हाँ पैसे आए हैं, असेट जो हम दे रहे हैं वो एग्जिस्ट करती है, सही में असेट है कि नहीं, वो सारा वेरीफाई करना होता है। तो वेरीफाई कौन करता है? सर डिपेंड करता है, जो प्रॉपर्टी आप चार्ज में दे रहे हो वो प्रॉपर्टी इंडिया में है कि इंडिया के बाहर है। अगर इंडिया में है तो उसको वेरीफाई करते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स या कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी। क्या काम है? कंपनी के डायरेक्टर्स या कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी। पर अगर इंडिया के बाहर है ना क्या वो प्रॉपर्टी, तो कंपनी या कंपनी सेक्रेटरी या डायरेक्टर्स तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा कोई भी और पर्सन कर सकता है कंपनी के कॉमन सील के अंडर। कंपनी का कॉमन सील होता है, अगर है तो उसके कॉमन सील के अंडर कोई भी पर्सन उसको वेरीफाई कर सकता है। ये क्या होता है सर? वेरिफिकेशन ऑफ चार्ज। ये लॉ में नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है रूल्स में। क्या लिखा हुआ है सर? रूल 3 ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस रूल। सर रूल 3 से मेरे को याद आया, एक डिविडेंड करके चैप्टर था, उसमें एक रूल 3 था, उसमें 3 रूल्स थे। अच्छा कब लगता है फाइनल डिविडेंड दे रहे हो अगर तुम और तुम्हारे करंट ईयर में लॉसेस है तो 3 रूल लगता है, इंटरिम नहीं, फाइनल डिविडेंड। रूल 3 रूल लगते हैं। रूल 3 पहला एवरेज रेट, दूसरा ड्रॉ करोगे 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, उसमें से लेस करोगे करंट ईयर का लॉसेस, और कितना बैलेंस बचना चाहिए? 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। बोलो नालायको, ऑनलाइन वालों बोलो, सो रहे हो क्या? कुछ तो बोलो, क्या कर रहे हो भाई? सुनो मैंने क्या कहा, मैं आपको वेरिफिकेशन बता रहा था, वेरिफिकेशन के बारे में भी रूल 3 में लिखा हुआ है। पहले बी पॉइंट लिखो, पढ़ो। वेयर अंडरलाइंग प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, अगर इंडिया में प्रॉपर्टी है, वेरीफाई बाय अ सर्टिफिकेट इशूड अंडर हैंड्स ऑफ डायरेक्टर और CS और ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ चार्ज होल्डर।
मतलब सर उसको जो वेरीफाई करना होता है, अगर रिलायंस है वो एक्सिस बैंक से लोन ले रहा है, तो रिलायंस का कोई डायरेक्टर या रिलायंस का कोई सीएस वेरीफाई कर देगा, या फिर जो एक्सिस बैंक है उसका कोई ऑथराइज्ड ऑफिसर कर देगा, तो काम खत्म हो जाएगा। इस तरीके से वेरिफिकेशन होता है। पर अगर अंडरलाइंग प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है ना, तो ये लोग जो मैंने बताए वो लोग तो कर ही सकते हैं। उसके अलावा सील ऑफ द कंपनी के अंडर कोई भी कर सकता है, या फिर कोई भी और पर्सन जो चार्ज से रिलेटेड नहीं है ना वो भी कर सकता है। मतलब भाई कोई तो भी वेरीफाई कर दो कि ये जो प्रॉपर्टी है ये एग्जिस्ट करती है, ये जो लोन है हमने ले रखा है, ये वेरीफाई करके आप सबमिट कर दो डॉक्यूमेंट्स। समझे सर? अब ये पॉइंट जो है ना ये एग्जाम में आने वाले हैं, सुन लो मेरी बात ध्यान से। चार्ज का प्रोविजन भी बहुत सूखा पड़ा है, नवंबर 22 में बी द अटेम्प्ट। सुन लो मेरी बात, एक्सटेंशन सर अगर 30 दिन में रजिस्टर किया नहीं किया तो क्या होगा? 60 दिन का एक्सटेंशन मिलेगा, बट फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। तो क्या लिखा है? विद इन 60 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज आप एडिशनल फी करके फी लेकर के एक्सटेंशन कर सकते हो। जिन लोगों के पास मेरे नोट्स हैं, यहाँ 7 AM क्लास है उसको काट दो, उसका बहुत गंदा एग्जाम्पल मैंने दिया था, बहुत वाहियात था, कतई हंसने वाला था पर वाहियात था, वो काट दो, वो क्लास की बात है। फर्दर एक्सटेंशन क्या है? फर्दर एक्सटेंशन अगर आपने 60 दिन के अंदर भी नहीं किया तो क्या आप उसके बाद भी कर सकते हो। क्या पे करके? एड वेलोरम फीस पे करके। विद इन 60 डेज भी अगर नहीं कर पाए तो फर्दर 60 डेज बाय पेमेंट ऑफ एड वेलोरम फीस। ठीक है, मैंने तुमको ये नहीं बताया ना कि 30 फर्दर 30 और उसके बाद यहां से 60 बोला है, मतलब मैक्सिमम 120 डेज। सर उसमें भी चार्ज क्रिएट नहीं किया तो फिर नहीं कर सकता, फिर लॉ ने कुछ प्रोविजन नहीं बनाए। फिर तुम क्या करोगे? नेचुरली तुम जाके आरओसी को रिक्वेस्ट करोगे भाई माफ कर दे, थोड़ी और पेनल्टी ले ले, रजिस्टर कर दे, पर लॉ ने अलाउ नहीं किया, क्योंकि लॉ ने बोला प्रॉब्लम पहले यही था ना, पहले तो प्रॉब्लम यही था 300 दिन तक देते थे, अब नहीं देंगे, अब 120 दिन के अंदर खत्म करो। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। सर ये जो एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन है, आपने 30 दिन में नहीं कर पाया तो आपको एक्सटेंशन चाहिए। ये एक्सटेंशन कैसे अप्लाई करोगे? वो भी CHG1 या CHG9 फॉर्म में ही अप्लाई करोगे। मतलब सर जो कंपनी की तरफ से आरओसी को जो भी जा रहा है ना वो सिर्फ CHG1 या CHG9 में ही जा रहा है, कंफ्यूज ही मत होना, ठीक है? पर सर जब आप एप्लीकेशन दोगे एक्सटेंशन का तो उसके साथ बोल देना कि ये एक्सटेंशन की वजह से किसी का नुकसान नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम एक्सटेंशन इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हम रीपेमेंट नहीं करना चाहते, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा एक डिक्लेरेशन दे देना आप, समझे? अब सर जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लोगे तो आपको क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। कौन देगा? आरओसी। फॉर्म CHG2। ये जो CHG2 है ये कंक्लूसिव एविडेंस होता है। कंक्लूसिव एविडेंस मतलब क्या? सारा कंप्लायंसेस हो गया है। सर ऐसे ही आपने जिंदगी में एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 12। कर लो आराम से प्रोसेस। सेक्शन 12 उसमें आपको एक, जब आप रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करवाते थे तो आपको क्या मिलता था? एक सर्टिफिकेट मिलता था रजिस्ट्रेशन का। वहां पे भी लिखा था कि वो जो सर्टिफिकेट है वो कंक्लूसिव एविडेंस होता है। कंक्लूसिव एविडेंस होता है मतलब क्या? आपको जितने कंप्लायंस करने थे रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड वो आपने कर लिया है, ऐसा माना जाएगा। ठीक है सर, जब एग्जाम हॉल में जाओ ना तो दिमाग में Ctrl F बटन लेके जाना कि अरे कंक्लूसिव एविडेंस किधर है भाई? कंक्लूसिव एविडेंस Ctrl F होना चाहिए, ठीक है? वो होएगा, रिवीजन के साथ होएगा, टेंशन मत करो। कंक्लूसिव एविडेंस क्या है सर? यहां पे अगर आपको CHG2 मिल गया तो वो कंक्लूसिव एविडेंस हो गया। उसके बाद सर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, मतलब अगर आपने रजिस्टर नहीं करवाया तो क्या होगा? चार्ज वॉइड हो जाएगा, मतलब मानेंगे ही नहीं चार्ज कभी एग्जिस्ट करता था। मतलब सर मैंने क्या कहा? वाइंडिंग अप में लिक्विडेटर आएगा वो उसको कंसिडर ही नहीं करेगा, ठीक है? वही लिखा हुआ है सर, लिक्विडेटर विल नॉट कंसिडर और एनी अदर क्रेडिटर विल नॉट कंसिडर अनलेस इट इज ड्यूली रजिस्टर्ड। और सर लास्ट लाइन क्या लिखा है? नथिंग टू प्रेजुडाइज एनी कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्लिगेशन फॉर रीपेमेंट ऑफ मनी सिक्योर्ड बाई चार्ज। भाई सुनना, अगर मैं रिलायंस हूं, रिलायंस ने 10 करोड़ का लोन लिया एक्सिस बैंक से और बदले में चार्ज क्रिएट किया, चार्ज को जाके रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो चार्ज हो गया वॉइड। अब सर चार्ज वॉइड हो गया तो मैं क्या बोलूं? रीपेमेंट भी वॉइड है कि चल पैसे भी नहीं दूंगा। अबे 10 करोड़ तो देना पड़ेगा ना, वो चार्ज वॉइड हुआ है, बस रीपेमेंट नहीं बदला है। लास्ट लाइन पढ़ो सर, इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस, चार्ज होल्डर लूजेस प्रायोरिटी। मतलब ये जो मैंने आपको एक्सिस बैंक और HDFC बैंक वाला समझाया, अगर आपका चार्ज रजिस्टर ही नहीं होता है या लेट रजिस्टर भी होता है ना, चार्ज होल्डर विल लूज प्रायोरिटी। सेक्शन 78 क्या है सर? एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। ये बेसिकली पावर दे देता है चार्ज होल्डर को कि अगर 30 डेज में कंपनी नहीं करवा पाए तो कौन कर लेना? चार्ज होल्डर तू कर लेना। चार्ज वेर अ कंपनी फेल्स टू रजिस्टर विद इन 30 डेज द पर्सन इन हुज फेवर चार्ज इज क्रिएटेड, मतलब पर्सन इन हुज फेवर चार्ज इज क्रिएटेड मतलब चार्ज होल्डर में अप्लाई टू द रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। और सर एक सेकेंड, अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सुनो।
सुनो सुनो, ये आपको सेटिस्फैक्शन में भी काम आएगा। मेरे को एक बात बताओ, रिलायंस ने लोन ले रखा है एक्सिस बैंक से और एक्सिस बैंक को दे रखा है जुहू वाली प्रॉपर्टी। अब रिलायंस को जाना चाहिए था कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर। अगर रिलायंस नहीं गई तो कौन जाएगा? एक्सिस बैंक जाएगा। पर सर एक्सिस बैंक जाएगा आरओसी के पास और बोलेगा मैंने रिलायंस को लोन दे रखा है, लोन के बदले में रिलायंस ने जुहू वाली प्रॉपर्टी दे रखी है, तुम इसको रजिस्टर करो। तो क्या आरओसी रजिस्टर कर लेगा? नहीं करेगा सर। क्यों? क्योंकि ये यहां पे तो एक्सिस की जगह कोई भी हो सकता था ना। मैं जाके बोलूंगा मैंने लोन दिया है, मेरी जुहू वाली प्रॉपर्टी है, रजिस्टर कर, तो वो रजिस्टर नहीं करेगा। वो क्या करेगा? आरओसी जाएगा रिलायंस के पास और रिलायंस को बोलेगा 14 डेज के अंदर रिप्लाई कर रिलायंस कि हमारे पास एक्सिस बैंक आया है। एक्सिस बैंक बोल रहा है चार्ज को रजिस्टर करने के लिए, तुम बताओ करें कि नहीं करें। अगर तुम रिप्लाई करोगे तो हम रुकेंगे, नहीं करोगे तो हम रजिस्टर करके आगे बढ़ जाएंगे। तो सर आरओसी कंपनी के पास जाएगा, 14 डेज का टाइम देगा। 14 डेज के अंदर या तो कंपनी रिप्लाई नहीं करेगी या तो देयर विल बी नो रिप्लाई। अगर रिप्लाई नहीं आया तो क्या करोगे? तुम रजिस्टर कर दो। अगर रिप्लाई आया तो रिप्लाई में दो चीजें हो सकती है। क्या हो सकता है? पहला कि भाई मत कर रजिस्टर, कि भाई मैंने तो एक्सिस बैंक को ऐसा कोई प्रॉपर्टी दिया ही नहीं है। अगर मैं प्रॉपर्टी देता तो कोई चार्ज डीड होती, कोई इंस्ट्रूमेंट होता। वो इंस्ट्रूमेंट है क्या? नहीं है, मैंने कोई प्रॉपर्टी दी नहीं है। तो इस केस में क्या करेगा? वोंट रजिस्टर। पर सर दूसरा ये भी हो सकता है कि रिलायंस बोले अरे हाँ यार मैंने चार्ज दिया था, सॉरी मैं तो एकदम ही भूल गया रजिस्टर करवाना, और वो फटाफट खुद ही क्या कर देगा? रजिस्टर कर देगा। अगर वो खुद ही रजिस्टर कर देगा तो उस केस में भी आरओसी को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली क्या हुआ सर? या तो उसने रिप्लाई नहीं किया, या अगर रिप्लाई किया तो रिप्लाई में या तो उसने बता दिया कि क्यों नहीं रजिस्टर करना चाहिए, या फिर उसने खुद रजिस्टर करवा लिया रिलायंस ने, तो इन एनी केस आपको रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा। पर अगर 14 डेज में रिप्लाई नहीं किया तो आप रजिस्टर कर लोगे। सर ये किसका पॉइंट ऑफ व्यू है? आरओसी का। तो आरओसी जाएगा कंपनी के पास, कितना दिन का टाइम देगा? 14 डेज। उसमें रिप्लाई कर या मत कर, नहीं किया तो रजिस्टर, रिप्लाई किया, रिप्लाई में क्या किया? इधर ही गिव एविडेंसेस एज टू व्हाई सच चार्ज शुड नॉट बी रजिस्टर्ड। उसने समझाया क्यों मत करो, या फिर उसने खुद ही चार्ज को रजिस्टर कर दिया। तो दोनों केस में आप क्या करोगे? रजिस्टर नहीं करोगे। क्या लिखा हुआ है सर? द रजिस्ट्रार में ऑन सच एप्लीकेशन, कौन दे रहा है एप्लीकेशन? चार्ज होल्डर, एक्सिस बैंक आया है। विद इन 14 डेज आफ्टर गिविंग नोटिस टू द कंपनी अलाउ सच रजिस्ट्रेशन ऑन पेमेंट ऑफ फीस अनलेस द कंपनी इटसेल्फ रजिस्टर्स द चार्ज और शो सफिशिएंट कॉज व्हाई सच चार्ज शुड नॉट बी रजिस्टर्ड। आप बोल रहे हो क्यों नहीं रजिस्टर होना चाहिए, ये आप सफिशिएंट कॉज दिखा रहे हो। रिकवरी ऑफ फीस सर, हेडिंग पढ़ के आपको समझ आ गया, जो भी आपका फीस या एडिशनल फीस का खर्चा है वो आप रिकवर करोगे। किससे? कंपनी से। सर सेक्शन 79 बहुत बेसिक सेक्शन है, क्या कहते हैं सुन लो। जो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज होता है ना, वो मॉडिफिकेशन में भी अप्लाई होता है, और अगर आपने कोई असेट अक्वायर किया तब भी अप्लाई होता है। क्या हाँ मार रहे हो? समझाया भी नहीं हो, क्या पता तुमको घंटा नहीं समझा। सुनो सर, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज मतलब क्या? मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज मतलब एक चीज ध्यान रखना, मॉडिफिकेशन मतलब या तो मैंने जुहू वाली प्रॉपर्टी दी थी, अब मैंने जुहू वाली हटा दी, मैंने बोला मेरा अंधेरी वाला प्रॉपर्टी ले ले, ठीक है, ये हो गया मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। या फिर मेरा लोन था 10 करोड़ का जिसपे इंटरेस्ट रेट था 5%, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ के हो गया 7%, तो सर इसको भी मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज माना जाएगा। ये तुम सुन लो। नहीं ये तुम नहीं समझे, तुम्हारा मन नहीं मानेगा एग्जाम हॉल में। सुनो, अगर आपने 10 करोड़ का लोन लिया और लोन के बदले में आपने सिक्योरिटी दी है, लोन लिया था 5% पे, अब लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ के हो गया 7%, तो इसमें चार्ज का क्या लेना देना? पर लॉ ने क्लियरली लिखा है अगर आपके लोन के टर्म्स भी चेंज होते हैं ना तो उसको भी मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज माना जाता है। और जैसे ही मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज होगा तो आपको सेक्शन 77 अप्लाई हो जाएगा। सेक्शन 77 क्या? CHG 1 दे या CHG 9 दे, 30 दिन के अंदर दे, फीस भर के दे, एडिशनल फीस दे, एड वैल्यूम फीस दे, ये सारे प्रोविजन आपको एप्लीकेबल हो जाएंगे। सेक्शन 79 ये कहता है, पहला पॉइंट। दूसरा और आखिरी पॉइंट क्या कहता है सेक्शन 79? मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक्सिस बैंक को ये प्रॉपर्टी दे रखी थी, जुहू वाली प्रॉपर्टी, और बदले में 10 करोड़ का लोन ले रखा था। अब रिलायंस ने ये जो प्रॉपर्टी है जुहू वाली, ये बेच दी गौतम अडानी को। क्यों सर? पहले अडानी गया मांगने के लिए तो रिलायंस ने मना कर दिया, बोले नहीं दे सकता भाई, गिरवी रखी हुई है। फिर उसके बाद मुकेश अंबानी को कॉल आया नरेंद्र मोदी से, तो बोले ठीक है बेचना पड़ेगा करके उसने अडानी को वो प्रॉपर्टी बेच दी। इतना सब मत समझो, बस इतना समझो अडानी को प्रॉपर्टी मिल गई। सर जब प्रॉपर्टी मिली तो जुहू वाली प्रॉपर्टी मिली, हाँ, तो सर उसके साथ ये जो चार्ज क्रिएट हुआ था वो भी आएगा। क्यों सर? फिक्स चार्ज है तो वो भी आएगा। तो लॉ कहता है अडानी तेरे पास जब ये प्रॉपर्टी आई ना तो इसको हम फ्रेश चार्ज समझेंगे, तू भी अब आरओसी के पास जा और रजिस्टर करवा 30 डेज के अंदर अंदर, मतलब तेको भी सेक्शन 77 एप्लीकेबल हो जाएगा। समझे? तो सर सेक्शन 77 दो केस में अप्लाई करवा रहे हैं ये लोग, मॉडिफिकेशन और ट्रांसफर। अगर असेट ट्रांसफर हो रहा है तब भी सेक्शन 77 एप्लीकेबल करवा दे रहे हैं।
सर सेक्शन 80, सर ये चार्ज का इतना नाटक करने का क्या मतलब था? हमारा कोर्स बढ़ाने के लिए? वो तो है ही, वो तो था ही उनका इंटेंशन, बट चार्ज का इतना नाटक क्यों करते थे? होता क्या था कि अगर मेरी क्रेटा है और मैंने क्रेटा, मेरी क्रेटा है नहीं, मेरे सब नोशनल है जिंदगी में, मेरी वाइफ नोशनल है, मेरे क्रेटा नोशनल है, सब नोशनल है, ठीक है? तो जो मेरी क्रेटा है, पहले मैं क्या किया, एक्सिस बैंक के पास गया और एक्सिस बैंक के पास मैंने गिरवी रखवा दी। अब वही क्रेटा को मैं लेकर के चला गया एचडीएफसी बैंक के पास, एचडीएफसी से भी लोन ले लिया, उसके पास गिरवी रखवा दी। दोनों को नहीं पता कि एक दूसरे के पास चार्ज है। कल को जब मैंने डिफॉल्ट किया, दोनों आए लड़ने, तो पता चला अच्छा तेरे को भी चार्ज दे रखा था, मेरे को भी चार्ज दे रखा था। तो लॉ ने बोला ऐसा नहीं चलेगा। लॉ ने बोला जैसे ही तुम एक्सिस बैंक को चार्ज दोगे, रजिस्टर करवाओ, ताकि जब तुम एचडीएफसी बैंक के पास जा रहे हो ना, वो चेक कर सकता है कि ये क्रेटा है, हाँ इसके पास इसका चार्ज एक्सिस बैंक के पास क्रिएटेड है, ताकि डुप्लीकेशन ऑफ चार्ज ना हो। क्या ना हो? डुप्लीकेशन ऑफ चार्ज ना हो। तो सर उसी से एक प्रोविजन आया सेक्शन 80। सेक्शन 80 कहता है जब आप रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवा लेते हो ना, उसको कंस्ट्रक्टिव नोटिस माना जाता है। डीम्ड कंस्ट्रक्टिव नोटिस मतलब क्या? अब पब्लिक को पता होना चाहिए ये चार्ज क्रिएटेड है। बाद में एचडीएफसी बैंक ये नहीं बोल सकता अरे मेरे को क्या पता है एक्सेस को दिया था। अरे दिया था, उसने रजिस्टर करवाया था। यू शुड हैव आइडली गॉन टू आरओसी का वेबसाइट एंड चेक्ड इट। यू कैन ऑल्सो गो एंड चेक। अगर आप कोई गाड़ी खरीद रहे हो ना, तो गाड़ी खरीद रहे हो तो एक्सिस बैंक के वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो ये जो सेकेंड हैंड गाड़ी है, क्या ये किसी के पास गिरवी रखवाई हुई है। तो फीस लगेगा, ऑफ कोर्स फीस लगेगा, पर आप चेक कर सकते हो। उससे क्या होता है? यू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। क्या कहा मैंने? यू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो सेक्शन 80 का सिर्फ हेडर पढ़ो सर, डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज, रजिस्ट्रेशन टू एक्ट एज अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब सर सेक्शन 82, कंपनी टू रिपोर्ट सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। सर अब तक चल रहा था रजिस्ट्रेशन, अब आ जाते हैं चैप्टर के सेकंड पार्ट में सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज मतलब क्या सर? अगर आपने या तो लोन का रीपेमेंट कर दिया, या फिर किसी भी और कारण से एक्सिस बैंक ने आपके असेट्स को रिलीज कर दिया, उसने बोला नहीं चाहिए मेरे को तेरा असेट्स, मेरे को तेरे पे पूरा भरोसा है, तो दोनों केस में क्या बोला जाता है? चार्ज आपका सैटिस्फाई हो गया है। तो सैटिस्फाई हो गया है मतलब क्या सर? या तो लोन का रीपेमेंट हो गया, या फिर किसी भी कारण से चार्ज रिलीज हो गया आपका। तो अगर सैटिस्फैक्शन होता है ना, तो सैटिस्फैक्शन को भी जाकर के रजिस्टर करवाना पड़ता है। कितने दिन के अंदर जाओगे? 30 डेज। किसके पास जाओगे? आरओसी के पास। कौन सा फॉर्म लेके जाओगे? CHG 4। 1 2 3 हो गया, अब 4 लेके जाओगे और CHG चार्ज को सैटिस्फैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद आपको देगा CHG 5। 4 लेके जाओगे 5 आएगा, 1 लेके गए थे 2 आया था, 1 में अगर मॉडिफिकेशन लेके गए थे तो 3 आया था, 4 लेके जाओगे अब 5 आएगा। 4 में क्या लेके जा रहे हो? सैटिस्फैक्शन। 5 में क्या आएगा? रजिस्ट्रेशन ऑफ सैटिस्फैक्शन। कितने दिन के अंदर जाओगे? 30 डेज। अगर नहीं गए 30 डेज में तो फर्दर 270 डेज। मतलब 30 डेज के अंदर जाना, 30 डेज में नहीं जा पाए तो आपको सैटिस्फैक्शन से 300 डेज मिलेगा। मतलब सर इन्होंने रजिस्ट्रेशन वाले पोर्शन में करेक्शन कर दिया अमेंडमेंट करके, यहां पे अभी भी बचा हुआ है पुराना प्रोविजन चला आ रहा है। ठीक है, पढ़ो सर क्या लिखा है। CHG 4 लेके जाओगे 30 डेज के अंदर, नहीं जा पाए तो विद इन 300 डेज ऑफ सैटिस्फैक्शन विद एडिशनल फीस, मतलब 270 दिन का एक्सटेंशन आपको चाहिए ना, यहां ब्रैकेट में लिख लो, दैट इज 270 डेज एक्सटेंशन। ठीक है, उसके बाद नोटिस टू चार्ज होल्डर। नोटिस टू चार्ज होल्डर, अब मेरे को एक बात बताओ ना, सुनो ना, पहले मैंने आपको रजिस्ट्रेशन जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि अगर चार्ज होल्डर जाएगा आरओसी के पास तो आरओसी नहीं मानेगा। आरओसी किसके पास जाएगा? कंपनी के पास जाएगा। वैसे ही जब सैटिस्फैक्शन की बात हो रही है, जब कंपनी जाएगा ना आरओसी के पास तो आरओसी नहीं मानेगा। आरओसी बोलेगा एक बारी एक्सिस बैंक से तो पूछ लेता हूं, तो एक्सिस बैंक को एक नोटिस देगा और एक्सिस बैंक के पास कितना दिन रहेगा? वही 14 डेज। 14 डेज के अंदर उसको रिप्लाई करना पड़ेगा एज टू व्हाई पेमेंट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड, व्हाई शुड आई नॉट रिकॉर्ड दिस सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। अगर उसने कोई सफिशिएंट कॉज दे दिया तो मत रिकॉर्ड करो, नहीं दिया तो रिकॉर्ड कर लो। और अब सुनो सर क्या हुआ, अगर उसने नो कॉस्ट शोन, अगर उसने कोई भी रीजन नहीं दिया तो आप उसको मेमोरेंडम ऑफ सैटिस्फैक्शन इशू कर दो। सर जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस होता है ना, वैसे मेमोरेंडम ऑफ सैटिस्फैक्शन होता है। एक बार बोलो अपने जुबा केसरी, मेमोरेंडम ऑफ सैटिस्फैक्शन। तो ये इशू कर दोगे और इन्फॉर्म कर दोगे कंपनी को कि हाँ भैया हमने सैटिस्फैक्शन को रजिस्टर कर लिया है। अगर उसने कोई कॉस्ट शो कर दिया तो आप नहीं रजिस्टर करोगे उसको और कंपनी को फिर से इन्फॉर्म कर दोगे कि कंपनी हमने नहीं रिकॉर्ड किया। क्यों? क्योंकि एक्सिस बैंक ने हमको बोला नहीं करने के लिए, उसने हमको रीजंस बताए कि भाई मेरे पेमेंट आई नहीं है अभी तक, मेरे को मिला ही नहीं है, तुम कैसे सैटिस्फैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, पेमेंट आया ही नहीं है, तो उस केस में नहीं रिकॉर्ड करेगा। अब सर एक बात बताओ, प्रिजर्व इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज 8 years फ्रॉम सैटिस्फैक्शन ऑफ सच चार्ज। मतलब क्या सर? मैंने आपको कहा था चार्ज क्रिएट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट लगता है, वो इंस्ट्रूमेंट क्या आप फाड़ के फेंक दोगे? नहीं, उसको आप 8 साल तक के लिए रखोगे। 8 साल कब से? जब आपका चार्ज सैटिस्फाई हो जाए, मतलब जब उसका पूरा काम खत्म हो जाए ना, उसके बाद 8 साल एहसान के रखना उसको।
8 साल एहसान के, उसके पहले तो काम के हैं, उसके पहले तो आपको चाहिए, उसके बाद एहसान के 8 साल रख लेना। आगे बढ़े सर, बस खत्म होने आ गया। ओहो बस क्या, इतनी सी बात है। सुनो सेक्शन 83, सेक्शन 83 है सुओ मोटू। सर ये सुओ मोटू पावर का एक लॉजिक समझ लो। सेंट्रल गवर्नमेंट को कंपनीज एक्ट में चाहिए था इंपॉर्टेंस, तो उन्होंने हर जगह एक प्रोविजन डलवा दिया कि मेरी मर्जी होगी तो मैं ये कर लूंगा, मेरे को कोई नहीं भी बताएगा तो मैं ये कर लूंगा। वैसे ही यहां पे लॉ ने एक जनरल प्रोविजन डाल दिया। क्या प्रोविजन? कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक्सिस बैंक से पैसा लिया है और बदले में जूहू की प्रॉपर्टी दी। अब रिलायंस ने पैसा रीपेमेंट कर दिया और जूहू का प्रॉपर्टी फ्री करवा लिया, तो सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज हो गया। कायदे से आपको जाके रजिस्टर करवाना चाहिए था, ना रिलायंस गया ना बैंक गया। क्यों? बोले छोटी सी बात है, छोड़ना क्या करना है। अगर उसके बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चल गया ना कि ये चार्ज का सैटिस्फैक्शन हो गया है, तो वो खुद से चार्ज को सैटिस्फैक्शन रिकॉर्ड कर लेगा और आपको CHG 5 इशू कर देगा। बोलेगा मेरे को पता चला, मैं मानता हूं सेटिस्फाई हो गया, वो आपसे पूछेगा भी नहीं, वो चार्ज के सैटिस्फैक्शन को रिकॉर्ड करके आपको CHG 5 इशू कर देगा। सर 5 क्यों इशू करेगा? अरे 1 जाता है, 2 3 आता है, 4 जाता तो क्या आता? 5 आता। 4 नहीं गया फिर भी 5 आ जाएगा अगर आपको CG को लगा कि चार्ज सैटिस्फाई हो गया है। वही लिखा है, पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू मेक एंट्रीज ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड रिलीज इन एब्सेंस ऑफ इंटीमेशन। कोई नहीं बताएगा तब भी हम सेटिस्फैक्शन रिकॉर्ड करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सुओ मोटू चेंज इन आरओसी रजिस्टर बाय आरओसी। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर किसको दे रखा है? आरओसी को पावर दे रखा है। रजिस्ट्रार में on evidence being given to his satisfaction with respect to any registered charge that the debt has been paid or satisfied or property has been released or seized। मतलब या तो डेट का रीपेमेंट हो गया या प्रॉपर्टी रिलीज हो गई, दोनों ही केस में सैटिस्फैक्शन होता है। अरे या तो डेट का रीपेमेंट हो गया या प्रॉपर्टी रिलीज हो गई, दोनों ही सैटिस्फैक्शन होता है। अगर रजिस्ट्रार को कोई एविडेंस मिल गया, किसी ने बता दिया कि भैया चार्ज का सैटिस्फैक्शन हो गया है, इट में एंटर इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेमोरेंडम ऑफ सैटिस्फैक्शन और द फैक्ट दैट इट हैज बीन रिलीज्ड नॉटविथस्टैंडिंग दैट देयर इज नो इंटीमेशन रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी। कंपनी से इंटीमेशन नहीं मिला, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो रिकॉर्ड कर लेगा और फिर इन्फॉर्म करेगा अफेक्टेड पार्टीज को 30 डेज के अंदर CHG 5 में। तुम एक बार देख लो कीवर्ड्स का खेल, तुम एक बार देख लो कीवर्ड्स का खेल, तुम्हारा पूरा सेक्शन 8 कीवर्ड्स में पूरा सेक्शन का क्रक्स निकल जाता है। उसका बीच के सारे वर्ड्स क्या है? फिलर्स, वो इंग्लिश है, वो इंग्लिश लिखना है। ये कीवर्ड्स है जो आपको अंडरलाइन करने। तो मैंने क्या कहा सर, बहुत बेसिक प्रोविजन है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या कहता है? अगर रजिस्ट्रार को एविडेंस मिलता है कि लोन डेट का रीपेमेंट हो गया है या प्रॉपर्टी आपकी रिलीज हो गई है, तो वो उसको रजिस्टर ऑफ चार्जेस में रिकॉर्ड करेगा, आपको मेमोरेंडम ऑफ सैटिस्फैक्शन इशू कर देगा और बाद में कंपनीज को इंटीमेट भी कर देगा, अफेक्टेड पार्टीज को इंटीमेट करेगा। अफेक्टेड पार्टीज कौन है सर? रिलायंस और एक्सिस बैंक, दोनों अफेक्टेड पार्टीज को CHG 5 में इंफॉर्म कर देगा। अब सर आगे बढ़े। सर एक और बेसिक सा प्रोविजन है सेक्शन 84, इंटीमेशन ऑफ रिसीवर। कभी कभी क्या होता है सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी जूहू वाली प्रॉपर्टी एक्सिस बैंक को दी, अब वो जूहू वाली प्रॉपर्टी को मेंटेन तो करना पड़ेगा, उसको लगता है मेंटेनेंस, ऐसे ही थोड़ी चलेगा भाई, मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, तो मेंटेनेंस लगेगा। तो जूहू वाली प्रॉपर्टी को जो मेंटेनेंस लगेगा उसके लिए एक बंदा अपॉइंट होता है, उसको कहते हैं रिसीवर। उसको क्या कहते हैं? रिसीवर या मैनेजर। अगर आप उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए रिसीवर या मैनेजर अपॉइंट करते हो ना, तो रिसीवर और मैनेजर के अपॉइंटमेंट के बारे में भी आपको आरओसी को बताना पड़ेगा। अगर अपॉइंट करते हो या उसको रिमूव भी करते हो ना, दोनों चीज आरओसी को बतानी पड़ेगी। ये आप बताओगे फॉर्म CHG 6 में। सर CHG 6 में एक कंपनी अगर रिसीवर या मैनेजर को अपॉइंट करता है या उनको रिमूव करता है, दोनों चीजें आपको आरओसी को इंटीमेट करनी पड़ेगी 30 डेज के अंदर अंदर। समझे सर? बस इतना ही, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या कर रहे हो आप? अपॉइंट रिसीवर या मैनेजर को अपॉइंट कर रहे हो या रिमूव कर रहे हो, तो किसको इंटीमेट करोगे? आरओसी को। कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर। कौन से फॉर्म में? CHG 6। सर सेक्शन 86, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। क्या कॉन्ट्रावेंशन? अगर आपने इस चैप्टर का डिफॉल्ट किया तो कंपनी पे 5 लाख, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 50,000 का। जिंदगी में सारे पेनल्टीज ऐसे ही होते हैं, 5 लाख 50,000। और अगर विलफुली तुमने कुछ गड़बड़ किया है तो 447 में लायबल हो जाओगे, फ्रॉड। 447 क्या है? फ्रॉड। मेरे को आगे के चैप्टर में याद दिलाना, मेरे को आपको फ्रॉड की पेनल्टी भी बतानी है, वो एज सच के लिखा नहीं है अपना, ठीक है। उसके बाद सर लास्ट सेक्शन 87, बच्चों वाला प्रोविजन है। सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया है क्या? अच्छा मैंने तुमको पूछा कि 30 डेज में फाइल करना होता है, 30 डेज नहीं किया तो फर्दर 30 डेज, नहीं किया तो फर्दर 60 डेज, मतलब मैक्सिमम 120 डेज। उसमें नहीं हुआ तो उसके बाद क्या करोगे? 87 में CG को पावर दिया है कि अगर तुमने कोई डॉक्यूमेंट टाइम पे फाइल नहीं किया,
या फाइल किया था पर गलत फाइल कर दिया, या तो टाइम पे फाइल नहीं किया या फाइल किया था पर गलत फाइल कर दिया, तो दोनों केस में आप सीजी को एप्लीकेशन दे सकते हो कि सीजी माफ कर दे, थोड़ा एक्सटेंशन दे दे या थोड़ा करेक्शन करने के लिए टाइम दे दे। सीजी आपको टाइम दे देगा, आप करेक्शन कर देना या फाइल कर देना। वो इतना बड़ा पैराग्राफ में लिखा है इन्होंने। क्या लिखा है सर, पढ़ो। सेक्शन 87 रेक्टिफिकेशन बाय सीजी इन रजिस्टर ऑफ चार्ज और एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट। Point 1, the CG on being satisfied that omission to give intimation to registrar of payment or satisfaction or omission of any particulars। रुक जाओ, टेंशन मत। वो बोल रहे हैं या तो तुमने आरओसी को बताया ही नहीं या फिर बताया लेकिन कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर्स नहीं बताए, ये बस 2 पॉइंट में लिखा है। तो क्या होगा, इट वॉज एक्सीडेंटल और ड्यू टू इनएडवर्टेंस, मतलब गलती से हो गया। तो आप क्या करोगे, सीजी को एप्लीकेशन दोगे और सीजी आपको टाइम बताएगा कि भैया इतने समय के अंदर फाइल कर देना या करेक्शन ठीक कर लेना। तो सर सुनो, सेक्शन 83, 84 और 87 जो है ना, आप एग्जाम के पहले इतना घुस के नहीं पढ़ पाओगे, तो एक बार कॉन्सेप्ट वापस से सुन लो, याद कर लो, चाहिए तो इतना सा पार्ट एग्जाम के पहले के लिए मार्क करके रख लेना, इतना ही देख लेना और आगे बढ़ जाना। सर सेक्शन 83 क्या कहते हैं, सिंपल है, आपको कायदे से अगर कोई चार्ज का रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो कंपनी को या एक्सिस बैंक को इंटीमेट करना चाहिए। एक्सिस बैंक का तो लॉ में लिखा ही नहीं है, लॉ ने लिखा है कंपनी को इंटीमेट करना चाहिए। पर अगर कंपनी ने इंटीमेट नहीं किया और अगर सीजी को एविडेंस मिल गया, रजिस्ट्रार को एविडेंस मिल गया, तो रजिस्ट्रार सुओ मोटो उसको क्या करेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा और आपको इंफॉर्म कर देगा। इट विल इंफॉर्म द अफेक्टेड पार्टीज कि बॉस आपका जो चार्ज है ना वो सेटिस्फाई हो गया है और हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया है। चार्ज सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या, या तो डेट का रीपेमेंट हो गया या फिर आपका चार्ज रिलीज हो गया, वो दोनों रिकॉर्ड करके आपको CHG 5 में इंटीमेट कर देगा। सेक्शन 84 क्या है, रिसीवर। अगर आप कोई रिसीवर या मैनेजर को अपॉइंट कर रहे हो या रिमूव कर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा आरओसी को कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर। कौन से फॉर्म में, फॉर्म CHG 6 में। उसके बाद सेक्शन लास्ट क्या है, सेक्शन आपका 87 जिसमें कहता है सीजी को अगर आपने कुछ इंफॉर्मेशन बताने से ओमिट कर दिया या ओमिशन फ्रॉम एनी स्पेसिफिक पर्टिकुलर्स, तो आप क्या कर सकते हो, सीजी को एप्लीकेशन दो और अगर सीजी सेटिस्फाइड हो जाएगा कि ये जो ओमिशन है ना ये एक्सीडेंटल है या इनएडवर्टेंट है, मतलब गलती से हुआ है, तो वो आपको एक्सटेंशन दे देगा और वो एक्सटेंडेड पीरियड में आप एप्लीकेशन फाइल कर दो या पर्टिकुलर्स फाइल कर दो, काम खत्म, पैसा हजम, समझा। सर एक बार इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट सेक्शन लिखो, सेक्शन 77, 78। Section 77, Section 78, 80, 82, 86, 80, 82, 86। ठीक है, ठीक है। डिविडेंड वाले चैप्टर पे आओ। उसके इंपॉर्टेंट सेक्शन लिखो। उसमें यार ऑनेस्टली सारे ही सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, 4 ही सेक्शंस हैं उसमें, 5 पांचों इंपॉर्टेंट है, कुछ है ही नहीं इंपॉर्टेंट नहीं होने लाइक। तुम चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा है तो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में वो जो डिफरेंस है टेबल वो मत पढ़ना, बाकी सब तो इंपॉर्टेंट है ही। ओके चलो सुनो दोस्तों, एक क्वेश्चन बैंक का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बस एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिर क्लास खत्म कर देंगे। वो एक क्वेश्चन बेसिकली वो है जो मेरे को तुम लोगों को कल क्लास में करवाने की इच्छा थी। सर ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, जो आईसीआई मॉड्यूल खोले हो तुम लोग भी खोल सकते हो, उसमें एमएनपी लिमिटेड वाला एक क्वेश्चन है। आईसीआई मॉड्यूल का क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया, एमएनपी लिमिटेड का एक क्वेश्चन है, एमएनपी लिमिटेड हैज अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़। ये कौन सा एडिशन है? जो लोग तब तक मेरी स्क्रीन पे देख के करो।
ये एडिशन चेक करना पड़ेगा अपने को, है ना? अभी तो स्क्रीन से कर लो। रुक जाओ, फुल स्क्रीन देता हूं तुमको। आंसर सॉल्व करके येस और नो बता, फाइनल अमाउंट बता, 3 लिमिट्स बता मेरे को, लिमिट 1, लिमिट 2, लिमिट 3। नहीं, मेरे को तीनों अमाउंट बताओ। पहला वाला आ जाएगा 20%, दूसरा गाइस पढ़ा? क्या लगता है आंसर क्या है? क्या है आंसर? आपका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है, फ्री रिजर्व 50 करोड़ है, लॉस 40 लाख है। कितना प्रपोज कर रहे हो डिविडेंड? 20%। पिछले 3 साल का एवरेज कितना है? 25%। तो रूल 3 देखोगे, पहला वाला पॉइंट एवरेज डिविडेंड से कम, तो 25 से कम दे रहे हो 20%, वेरी गुड। दूसरा कितना ड्रॉ कर सकते हो? 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, 60 करोड़ का 10%, 6 करोड़। उसमें से लॉस साइड रख देना तो बचेगा 5.6 करोड़। तो 5.6 करोड़ तक ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन कितना ड्रॉ करना है तुमको? 2 करोड़। क्यों? 20% ऑफ 10 करोड़, तो 2 करोड़ निकाल सकते हो, वेरी वेल विद इन लिमिट। थर्ड केस, 2 करोड़ निकालने के बाद कितना बचेगा? 50 करोड़ है, 2 करोड़ निकाले 48 करोड़ बचेगा। कितना चाहिए आपको मिनिमम? 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 10 करोड़, उसका 15% 1.5 करोड़, तो 1.5 करोड़ चाहिए, 48 करोड़ है, बहुत बढ़िया। तो आप तीनों के सेटिस्फाई हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? डिविडेंड पे कर सकते हो। रूल 3 ऑफ कंपनीज इन कॉर्पोरेशन ऑफ डिविडेंड रूल्स, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स। ठीक है, चलो एक बार ये क्वेश्चन बैंक के चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करो फटाफट। तुम लोग को क्या है, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लूंगे तो पैर दुख जाएंगे तुम्हारे। लिखो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 मत मार्क करना, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 6, 8, 11, 9 कहाँ गया? सर सुनो, मेरे क्वेश्चन बैंक में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कायदे से मैं सच बताऊं तो 15 में से 15 क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि वैसे ही मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को मर्ज कर दिया है मैंने। अगर एक क्वेश्चन 10 बार आया है, 4 बार आया है, वो 4 बार मिलकर के एक क्वेश्चन बनाए, तो वो 4 बार अलग अलग डालता, उसमें से 1 मार्क करवाता, तो आपको समझ भी आता, अरे हाँ 50 क्वेश्चन थे, 15 मार्क करवाए। पर वो 50 क्वेश्चन नहीं, 15 क्वेश्चन ही थे, तो मैंने मर्ज करके उसको 15 ही बना दिया। तो आइडली आप पूरे 15 कर सकते हो। आपका इंटेंशन ये रहना चाहिए कि मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अब मैं पूरा 15 क्वेश्चन करूंगा या करूंगी, मैं पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ूंगा और उसमें मैं देखूंगा कौन सा मेरे को जम रहा है।
जो मेरे को जम रहा है उसको मैं काट दूंगा, वो मेरे लिए बी कैटेगरी या सी कैटेगरी क्वेश्चन है। जो मेरे को पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद भी नहीं जमा, वो मेरा ए कैटेगरी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंस जब मैं बताता हूं ना, मेरे दिमाग में 100 चीजें चल रही होती है, जैसे कि शायद क्वेश्चन ईजी हो पर 2 बार एमटीपी में आया है, तो अभी एग्जाम में आने के चांसेस है। तो वो सारी चीजें भी मेरे मन में चल रही होती है। पर इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं होता है कि भाई ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा। कॉन्सेप्ट कौन सा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको रिस्पेक्टिव समरी नोट्स में मार्क करवा रहा हूं, ठीक है। बात समझ आई? ओके गाइस, चलो आई थिंक दैट्स अ रैप। रुको, एंडिंग स्पीच तुम याद कर लो अब मेरे साथ, कल से तुमको बुला के एंडिंग स्पीच देने बोलूंगा। ऑनलाइन वालों पहले फटाफट ये बताओ, ये लोग तो बहुत, इनको कुछ नहीं आता तो इनको पूरा पढ़ाना पड़ रहा है। तुमको स्पीड जम रही? तुमको स्पीड जम रही? आदर्श कहता है जो लॉजिक आपने बताया उस हिसाब से तो मेरे लिए सारे ही एक कैटेगरी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट नोट्स पढ़ने के बाद कुछ भी नहीं जमता। वेरी गुड नालायक। कितने महीने बचे एग्जाम को? 2-3 साल बचे हैं क्या? तुम सब नवंबर 22 वालों, कोई मई 23 वाला? Okay guys, chalo, I think that's it. I want to just say one thing again, that your appreciation is my motivation. तो आलस मत करो, नीचे जाओ, लाइक करो, कमेंट करो, बताओ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको बताओ ये रिवीजन वीडियोस हो रहे हैं उसको अटेंड करने के लिए। आई एम हैप्पी टू अनाउंस, कल हम बताए थे, शायद वीडियो नहीं डला है, रैपिड रिवीजन में वी हैव ऑलमोस्ट क्रॉस 3000 प्लस रजिस्ट्रेशंस। और ये जो रजिस्ट्रेशन है ये करवाने का आपको एक फायदा होगा, कंटेंट तो आपको पूरा यूट्यूब में मिल जाएगा, लेकिन सारे नोट्स ऑर्गेनाइज तरीके में एक जगह पे आपको चाहिए। तो वह रजिस्ट्रेशन कराओगे, वहां पे आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहां पे आपको हमारे लॉ के नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे। वैसे मेरे लॉ के नोट्स तो मेरे shubhamsinghal.com वेबसाइट पे भी फ्री रिसोर्स में अवेलेबल है, पर ऐसे अलग अलग जाके जय सर का अलग, विशाल सर का अलग खोज के कोई मतलब नहीं है। तो इट इज बेटर दैट आप उसको एक ही जगह पे, वो ड्राइव का लिंक मिलेगा आपको मस्त, वो ड्राइव का लिंक को सेव कर लो। एग्जाम के पहले कभी भी कुछ भी काम आया यार, मान लो आप मेरे समरी नोट्स नहीं रेफर कर रहे हो, पर मान लो अचानक से आपके पास टाइम कम है, आपको लगा यार मैनेजमेंट वाला चैप्टर बचा है मेरा पूरा, अब मैं किधर 100 पेज पढ़ूं, किधर इतना सारा चार्ट्स पढ़ूं, मेरे को चाहिए 15 पेज में, तो भले एक बार खोल लो, एक बार रिवीजन वीडियो चला लो, काम खत्म। आई एम टेलिंग यू, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव टोल्ड मी दैट 1.5 दिन होता है एग्जाम में, एक दिन दिमाग में थियरी घुस गया, आधा दिन थियरी नहीं घुसा। मैंने तुमको ये शुरू में भी बताया था, आधा दिन थियरी नहीं घुसा, बैठ के पूरा रिवीजन वीडियोस देखे हैं, एंड आई टोल्ड यू राइट, आई मेट अ पर्सन, ही गॉट 73 और 74 मार्क्स। So that is the kind of thing that these revisions helps, because it is so much in detail. आप ICI मॉड्यूल से पढ़ रहे हो, कुछ छूट रहा है? कोई कॉन्सेप्ट आपको कोई रूल्स लगा छोड़ दिया? अब तो तुम जब मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ोगे, तुम देखोगे भाई इतना घुस घुस के रूल्स पढ़ने वाले हैं ना हम, क्योंकि एक ही लॉजिक है, आज के डेट में कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते तुम। थोड़ा कम समझ आए चल जाता है, लेकिन छोड़ के कुछ नहीं जा सकते। तो वही हमारा रिवीजन वीडियो है। तो अगर तुम लोगों को पसंद आ रहा है, हाँ, सब सेक्शन याद नहीं होता तो सिर्फ सेक्शन लिख ले, क्या सेक्शन लिख लो, वही बड़ी बात है, सब सेक्शन छोड़ो। एनीवे, तो गाइज प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और जरूर अपना कमेंट में अपना अप्रिशिएशन देना, बिकॉज इट इज आवर ओनली मोटिवेशन। एंड आई विल सी यू अगेन डे आफ्टर टुमारो फॉर अ बिग चैप्टर, चैप्टर 7 मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। आपको समझेगा, परसों का चैप्टर अगर हम खत्म कर लेंगे ना एक दिन में, तो अपना 33% सिलेबस वैसे ही खत्म हो जाता है, क्योंकि आपका पहला चैप्टर 10 नंबर का था, पहला और दूसरा चैप्टर मिला के, आपका डिविडेंड और चार्जेस मिला करके एक 4-5 नंबर का था, और ये मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मिला करके और 10-15 नंबर का हो जाएगा। और ये मैं सिर्फ सब्जेक्टिव बात कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव की तो मैं बात भी नहीं कर रहा। तो 25 मार्क्स आउट ऑफ 70 मार्क्स, तो इवन मोर देन 33%। तो 7th चैप्टर पढ़ के आना, क्लास का उस दिन बंटवारा होगा, ठीक है। चलो गाइज, आई विल सी यू ऑन, व्हाट इज द डेट टुडे, 6th, आई विल सी यू ऑन 8th for 3 hours starting from 8 in the morning, not 7:30, 8 in the morning.